नमस्कार, मैं हूँ नितीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं मधुकर उपाध्याय साहब से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक भी हैं। और एक तरह से हम लोग बात कर रहे हैं विनोद कौशिक के बारे में, क्योंकि कल मृत्यु हो गई 27 साल की उम्र में, जो कि हिंदी के एक सबसे अपने आप में एक अद्वितीय लेखक थे और कुछ मेरे शहर के थे। मेरी बहुत सारी यादें हैं और मधुकर जी के साथ उनकी एक तरह की दोस्ती थी और साथ उन्होंने लंबा समय बिताया है। मधुकर जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। और मैं सोच रहा था कि ये एक जब हम लोग ज़्यादातर समाचारों के बीच में बात कर रहे होते हैं तो लेखकों के आने और जाने की तारीखें और ये सब रहता है, पर विनोद कुमार जी शायद इन सबसे एक अलग किस्म के इंसान भी थे। और लेखक तो खैर थे ही, उनकी अलग छाप है बाकी सारे लेखकों की तुलना में। तो आप उनको किस तरह से याद करते जी देखिए, विनोद जी को किसी एक विधा का लेखक कहकर ये समझना कि आप उनको जान रहे हैं या समझ रहे हैं। आप उनकी कविताएं पढ़ लें, आप उनके उपन्यास पढ़ लें, आप बच्चों के लिए उनकी रचनाएं पढ़ लें। अ, सब पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि एक विनोद जी हैं जो छूट गए। वो विनोद जी व्यक्ति हैं और मैं उनको उनकी रचनाओं का मैं प्रशंसक रहा हूँ, आज भी हूँ। और मानता हूँ कि उनके जैसा लेखक जो ट्रांसेंड करता हो टाइम, जो समय की सीमाएं न मानता हो, ऐसी रचना कर सकने वाला व्यक्ति बहुत बहुत रेयरली आपको मिलता है। और दुनिया की तमाम भाषाओं में ऐसे लोग हैं जिनकी आप गिनती कर सकते हैं। मार्केज का आप जिक्र कर सकते हैं। वोले शोइंका जी। जब नाटक लिखते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ ब्रदर येरोबाम, तो आप पढ़ते हिंदुस्तान में हैं, नाइजीरिया में बैठकर वो लिख रहे हैं, लेकिन आपको साफ लगता है कि ये जो साधु सन्यासी बवाल किए हुए हैं, ये वहां भी हो रहा था। तो वो कैसे, किस तरह के अब व्यवहार करते हैं, तो वो कोई सीमा नहीं मानता। और विनोद जी की रचना में वो कोई सीमा कहीं है ही नहीं, पहली बात। दूसरी, उनका व्यक्तित्व भी उसी तरह सीमाहीन है। बिल्कुल। मैं विनोद जी को अनहद मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे लेखक रेयरली हम लोगों के बीच मिलते हैं, आते हैं, जिनकी छाप आज नहीं, जब भी आप उनको पलट के पढ़ेंगे, आपको आपके ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी। वो आप उसे क्या क्या समझते हैं और कैसे समझते हैं, ये आप पर है। वो कभी आग्रह नहीं करते किसी रचना में अपनी कि आप इसको इसी तरह पढ़ें। वो आलोचक के लिए नहीं लिख रहे, वो पाठक के लिए लिख रहे हैं। मेरी जो जब भी बात हुई उनसे, तो वो कहते थे कि देखो, अ, आप ये समझ लो कि दुनिया में एक ही कविता है और एक ही कहानी है। हम लोग उसको काट काट के दूसरे दूसरे ढंग से जो मन होता है, जितना मन होता है उतना लिख देते हैं। तो ये उनके साथ ये आग्रह या दुराग्रह नहीं है कि वो कह रहे हो कि हम कुछ नया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक ही चीज है, हम उसको अपने ढंग से कह रहे हैं। और ये ताकत है कि आप किसी बात को कह रहे हैं। वाल्मीकि राम कथा लिख गए थे, लेकिन तुलसी ने राम कथा लिखी तो वो दूसरी हो गई। जी। तो अगर आप विनोद जी की बात को मैं उसी तरह जोड़ता हूँ, उसी क्रम में रखता हूँ कि आप बहुत कुछ नया करने की कोशिश में इतने प्रयोगधर्मी हो जाएं कि रास्ता ही भटक जाएं, घर लौटने की जगह ही न बचे आपके पास, तो वो तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। विनोद जी के पास घर से निकलने और घर लौटने की जगहें सुरक्षित। वो मतलब पढ़ते हुए आप आश्वस्त होते हैं कि हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, हम भटक नहीं रहे, हमसे कुछ छूट नहीं रहा है, जबकि वाकई छूट रहा होता। विनोद जी खुद कहते हैं कि वो पीछे जगह छूट जाती थी, वो असल में खुद ही छोड़ते चलते थे जगह, ताकि आप जी। उसकी भरपाई कर सके। और हो सकता है अगली किसी रचना में कोई और आए जो उन खाली जगहों को भरने की कोशिश करे और वही कथा एक नए सिरे से जन्म ले, एक नई कथा बन जाए। विनोद जी के लिए जो विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत मुफीद नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप उनको उस तरह से ना देखें।
तो बेहतर होगा, क्योंकि आप किसी भी ऐसे रचनाकार को उसके समय में, उसके काल में, उसके साथ रहने वाले लोगों के बीच में जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वो प्रतिक्रियाएँ लेखक पर नहीं होती, या लेखक पर ज़्यादा होती हैं, रचना पर कम होती हैं। बिल्कुल, आपका आग्रह-दुराग्रह किसी व्यक्ति के लिए है और वो आपको उस रचना के बारे में बात करने को विवश कर रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल। ठीक नहीं है। आप वो खाली जगहें उसको मानना चाहिए। और जब विनोद जी कहते हैं कि सब कुछ होना बचा रहेगा, तो कबीर कह रहे होते हैं ना कि हमने तो चादर ओढ़ ली और जस की तस धर दी थी चदरिया, तो हम तो छोड़ जा रहे हैं, तुम्हारा जो मन हो कर लो। पर साथ में आप कुछ समय उनके साथ आपने बिताया अलग-अलग दौर में, तो वो कैसा रहा आपका उनके साथ? नहीं, मुझे तो हमेशा अ, व्यक्ति की तरह विनोद जी ने चमत्कृत किया है। मैं कभी अ, उस ऑरा से निकलने की कोशिश करता रहा और नहीं निकल पाया। अब भी संभव नहीं है। वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी बात, वो एक-एक चीज़, वो कुछ भी कर रहे हों, कुछ भी कह रहे हों, वो आप मैंने उनको अमरकंटक, जब मैं विश्वविद्यालय में था, जनजातीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, जी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि विनोद जी आप अमरकंटक आएँ। तो वो आए। जी। और पहले तो वो मौसम को लेकर बहुत प्रसन्न थे कि रायपुर में इतनी अच्छी सर्दी नहीं पड़ती, जिसमें आप निकल के बाहर टहल लें और फिर घर लौट आएँ। तो वो अमरकंटक आना या वहाँ के छात्रों से बात करना, वो सब अपनी जगह। उनका जो था वो कि मौसम के बारे में, और सुबह उठ के जब उन्होंने ओस जमी हुई देखी, बर्फ की तरह घास की पत्तियों पर, जो उसकी ब्लेड्स हैं, तो उनको लगा कि ये पता नहीं कौन-सी चीज़ उनको प्राप्त हो गई, और बहुत देर तक उसके पास खड़े रहे। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने सोचा कि शायद कुछ बोलेंगे, लेकिन बोले भी नहीं। मैं शाम को उनको लेकर अमरकंटक में गया, और जो एक पौधा है वहाँ, जो मंदिरों के बीच में एक पुराने मंदिरों का एक झुंड जैसा आपको दिखाई देता है, वहाँ गए। वहाँ एक फूल खिला हुआ था और विनोद जी उसके पास बहुत देर तक रहे, उसके झुक कर उसको, उसकी पत्तियाँ देख रहे थे, उसका गुलबगावली शायद फलियाँ वहाँ देख रहे काफ़ी थे। होता है। वो क्या क्या कर रहे थे वो, ये कैसे आप डिकोड करेंगे? तो विनोद जी को डिकोड करना, उनको आप विनोद कुमार शुक्ल ही हो जाएँ, तो भी ना कर पाएँ। असल में विनोद जी को आप जीवित कविता समझ सकते हैं, आप जीवित उपन्यास वही मैं मान लें, जी, तो ही बेहतर होगा। आप क्योंकि आप उनके साथ सहज बातचीत भी करेंगे, तो उनके बात करने का ढंग, उसका शिल्प, उसका विन्यास लगभग वैसा ही होगा कि अगर आप रिकॉर्ड कर लेते तो शायद वो उतनी ही अच्छी एक कविता होती जितनी वो नहीं लिख गए। जो लिख गए हैं उसके बारे में तो बात कर रहे हैं, जो नहीं लिख गए हैं वो उनकी उपस्थिति से लिखी जाती है। और ये बहुत कम लोगों को हासिल होता है कि आपकी आपकी मौजूदगी एक कविता की तरह दिखाई दे, आपकी मौजूदगी एक उपन्यास की तरह दिखाई दे। आपके पात्र, आपकी लगता है कि गढ़ा आपने उन्हें है, लेकिन वो गढ़ते समय आपके ज़हन में क्या चल रहा होगा, वो कैसे चीज़ें हो रही होंगी। वो पहाड़ से उतरती लड़की सिर्फ़ एक लड़की नहीं है जो पहाड़ से उतर रही है, वो पहाड़ पर चढ़ नहीं रही, उतर रही है। तो जो बिंब भी वो क्रिएट करते हैं, वो पता नहीं कहाँ से वो आता है, वो क्यों होता है ऐसा। और विनोद जी से जिसने भी भेंट की होगी, जिसकी भी मुलाकात हुई होगी, जिसने उनसे बात की होगी, उसको लग रहा होगा कि ये लगता होगा कि ये व्यक्ति, अ, हम मतलब, वो जैसे कहते हैं मॉर्टल्स हैं हम सब, वो भी थे, हाड़ मांस के बने थे, आँखें थी, नाक जी, थी, कान थे, सब कुछ था, वैसा ही था जैसा हम लोगों का है, लेकिन कुछ अलग था। तो बिल्कुल। वो जो चीज़ है विनोद जी की, जिसको मैं जीवित चलती-फिरती कविता कहूँ तो कोई हैरान होने की बात नहीं है। वो इसी तरह के थे और वो इसी तरह व्यवहार भी करते थे। मुझे एक बार जी, उन्होंने कहा कि
अ, मुझे जूते का फीता बाँधने में बड़ी समस्या होती है, मैं बाँध नहीं पाता हूँ और इसीलिए मैं पंप वाले शू पहनता हूँ ताकि फीता बाँधने की झंझटें ना रहें। तो मैंने कहा कि मतलब ये कौन-सी समस्या है, जिसमें आप इतने परेशान हैं? तो मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं बाँध देता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए विनोद जी को वो किस चीज़ को कहाँ तोड़ते हैं, कैसे कहाँ छोड़ते हैं, किसी रचना में, किसी वाक्य पर वो कहाँ पॉज़ ले रहे हैं, जी, वो बोलता है। जहाँ वो नहीं बोलते वो जगह भी बोलती है जो खाली है। बिल्कुल, ये ये सलाहियत आसान नहीं है हासिल करना और ये तभी हो सकता है बिल्कुल, जब आप वैसे हों, अन्यथा नहीं हो सकता ये। बिल्कुल। ये जब आपके पॉजेज़ बोलने लग जाएँ, जब आपका विराम जहाँ कोई ध्वनि नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, वो बोलता हो, जी, तो वो तभी हो सकता है जब वो आपके अंदर बोलता हो। मैं जी, ये संभव नहीं है। ये जैसे एक बड़ा पुराना किस्सा है नासिर काज़मी अ, अस्पताल में भर्ती थे शायर और उनसे कोई मिलने बिल्कुल, गया। तो उसने कहा कि एक इंटरव्यू भी कर लेते हैं। अब बीमार हो तो इसका मतलब बोल नहीं सकते हो ऐसा तो है नहीं, तो नासिर काज़मी ने कहा नहीं कि पूछ लो। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारी जो तुम लिखते हो, इसमें पहाड़ और नदियाँ, दरख्त और दरिया ये सब बहुत आता है, ये क्यों है? तो तुम्हारा मोह क्यों है इसपे? तुम जहाँ रहते हो वहाँ ना तो दरिया है, ना पहाड़ है। जी, तो नासिर काज़मी ने कहा कि वो वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़, दरख्त तो दरिया उसको दिखता है जिसके अंदर होता है। विनोद जी के बिल्कुल। अंदर जो था, वो रिफ्लेक्ट करता है और वो आप नहीं जान सकते। मैंने ये उदाहरण में मतलब सिर्फ़ इसलिए कि लगभग एक ही तरह की सोच आपको दिखाई देती है। उस सोच की गहराई कितनी हो सकती है, ये फ़र्क आप बाद में कर लें और करते रहेंगे लोग। जी, अ, क्योंकि ये कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि नासिर काज़मी या विनोद जी को पैरेलल खड़ा कर रहे हों। विनोद जी हैं और नासिर काज़मी नासिर काज़मी हैं। दोनों के अपने इनके अलग जंगल, बीच में अपने मोहल्ले, अपने पेड़ हैं। हाँ, अपनी चीज़ें हैं। इसलिए बहुत अ, आग्रह करना कि विनोद जी ऐसे क्यों नहीं थे और वैसे क्यों नहीं थे या उन्होंने ये किया और ये क्यों नहीं किया, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई अर्थ है। मैं इसलिए भी आपसे ही बात करना चाहता था इस बारे में क्योंकि अ, हम लोग शायद बहुत चीज़ों में हम लोग खुद फँसे हुए हैं और इसलिए सामने वाले को भी वैसे ही फँसाना चाहते हैं। तो कम से कम उनके साथ उनको जब भी पढ़ते तो लगता है कि एक जैसे कि एक मोहल्ला खुल रहा है, एक जंगल खुलता है, उसमें से लोग जो निकलते हैं और वो भी दोनों जगहों पे रह रहे हैं। जैसे कि दीवार में खिड़की के इस तरफ एक दुनिया है, दूसरी तरफ दूसरी दुनिया है और दोनों आपस में एक संवाद और एक तरह की एंगेजमेंट में हैं। एक हमारे मित्र हैं महेश बड़े शायर हैं महेश अश्क, तो जी, एक दिन आए और बड़े प्रसन्न थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो कह रहे हैं मैंने गालिब का एक शेर पढ़ा और आज एक हादसा हुआ हमारे साथ और अचानक मुझे लगा कि मुझे शेर समझ में आ गया। तो वो गालिब ने कब लिखा? आपने वो सारी ज़िंदगी बिता दी उस शेर के साथ और अचानक उसका अर्थ तब आप पे खुला जब आपको आपके सामने कुछ हुआ। जी, विनोद जी इसी तरह टुकड़े-टुकड़े में समझ में आएँगे लोगों को। ये कहना कि वो आप समग्रता में देखें व्यक्ति को, तो भूल जाइए विनोद जी ना समग्रता में जी रहे थे, ना समग्रता में कुछ प्रस्तुत कर रहे थे। वो बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में उन्होंने उसी तरह दुनिया को देखा है और उसी तरह सामने रख दिया है, जैसा है वो। तो समग्र विनोद कुमार शुक्ल समग्र जैसा कुछ कहना उनके साथ अन्याय होगा। ये समग्रता उस तरह देखी ही नहीं जानी चाहिए। उनको देखना उसी तरह चाहिए जैसे वो दिखाना चाहते हैं या जो कह रहे हैं। आप बिल्कुल, टुकड़े जोड़ लीजिए बाद में, लेकिन आप जोड़कर भी वहीं पहुँचेंगे जहाँ वो पहुँचाना चाहते थे आपको इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। मतलब एक तरह से ये भी लगता है कि उनके साथ जैसे आप किसी सैर पर जा साथ चल रहे हैं साथ में और उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ना भी
इस तरह ही है। और जैसे जो आप कह रहे हैं कि वो उसमें कोई भी उपदेश ज्ञान जैसी चीजें नहीं थी, एक एक साथ में जीने, एक देखने का एक अनुभव साझा जैसे कर रहे हैं उस तरह से, और उसमें फिर कुछ निकल कर आ रहा है वो भी अपने एक तरह से अ, विस्मय के साथ। और वो आपको लगता है कि अच्छा आपने कटहल को ऐसा देखा जैसे कि उन्होंने देखा, तो साइकिल को ऐसे देखा जैसे कि उन्होंने देखा। उन्होंने पहले उन्होंने पकड़ लिया साइकिल का क्या हो सकता है, और कटहल कैसे हो सकता है, या एक कमीज कैसी हो सकती है, उस कमीज के जरिए कितना कुछ कहा जा सकता है। मतलब ये सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है उसके। वो लिखते हैं कि कहीं दो गांवों में कहीं कोई साइकिल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भाई एक गांव में एक साइकिल आती है, जब वो दूसरी जगह जाता है तो उस गांव में ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि वो साइकिल जब जाती है तो उससे उसके जरिए लोग लोग समझ जाता है कि साइड कैसे देंगे उस साइकिल को जो। तो ये तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो उस बात को उस दृश्य को जब आपके सामने जहन में आती है तो वो आप खुद उसको शायद उसको महसूस कर सकते हैं कितना मजेदार लिखा है, और सोचा किस तरह से गया होगा उस बात को लेकर। और ये शायद उनकी कई सारी बहुत सारी महान चीजों में एक ये भी शामिल है। और हाँ, महान उन्हीं की किताब में वो जिक्र आता है ना, जिसमें वो जो सिपाही है वो गोली चलाता है, वो आदेश होता है उसको ठाए गोली बोलता मार है। दे उसे, जी और ठाए बोलता है, और तीसरी बार वो बोलता है लेकिन वो कहता है कि आधी गोली चली आधी चली नहीं, क्योंकि वो ठां बोल के रह गया, यह बोला ही नहीं उसने, तो गोली क्यों चलती। अब मतलब आप सोचते रहिए कि क्या है ये। आप जी ऐसे कैसे किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, ये जब तक आपके अंदर वो बचपन नहीं है, वो बाल बुद्धि जैसी सहजता नहीं है, ये बात आपके जहन में आएगी नहीं कि 1 किलो धन्यवाद लेके आ गए हैं कि रख लीजिए, जब जरूरत पड़े ले लिया करिए इसी में से। जी ये ये भी वो करते हैं कि मतलब धन्यवाद किलो में हो सकता है, ये आप कब सोचेंगे और कैसे सोचेंगे। और कई बार खींच में आपको लगता है कि जितनी बार जाते हैं सर कहना पड़ता है, सारा सर एक साथ ही कह देते हैं, बाकी ठीक से बात करते हैं। तो जाओ। तो ये खूबी है विनोद जी की। विनोद जी के एक और खास बात, मैं एक दिन मैंने उनको फोन किया, अ, 1-2 बरस पहले की बात है, और मैंने उनकी एक कहानी थी जिसमें एक कील लकड़ी में ठोकी जा रही है और वो घुसने की जगह टेढ़ी हो जाती है, तो उसको छोड़ देते हैं और बाकी जो घुस सकती हैं उन पर सब पे हथौड़ी मार मार के अंदर कर दिया उसको। तो मैंने कहा विनोद जी, ये बहुत बहुत सुंदर कहानी है कि आप टेढ़े हो जाएंगे, आप काम के नहीं रहेंगे तो आपको लोग छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप काम के रहे तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा आपने पढ़ी? तो मैंने कहा जी मैंने पढ़ी, अब मुझे बहुत सावधानी से लिखना पड़ेगा। अरे मैंने कहा आप सावधानी की क्या बात कर रहे हो, वो मतलब उनको लगता था कि किसी बच्चों की पत्रिका में प्रकाशित एक कथा कोई और पढ़ के उस पर टिप्पणी कर रहा है, और मेरे कहने से विनोद जी को कोई फर्क न पड़ता। किसी सामान्य व्यक्ति को भी आप कहें कि हमको बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी, तो वो कह देगा बहुत धन्यवाद। विनोद जी का धन्यवाद धन्यवाद कुछ नहीं, उन्होंने कहा आप तो बहुत सावधानी से लिखना पड़ेगा, आप भी पढ़ते। तो मैंने कहा बताइए। जी। ये भी मतलब एक उनके अंदर जो बाल सुलभता थी वो बहुत गजब की। मुझे याद है कि है। जब मैं अपना पत्रकारिता शुरू करा था रायपुर देशबंधु में, तो वो आते थे कई बार दफ्तर। हम लोग बड़े नए नए बच्चे थे तो बोला था कि बहुत बड़ा कवि और आया हुआ है, तो हम बड़े मतलब दूर रहते थे कि ये बड़े लोग हैं। फिर एक दिन जब हम मिले तो बोले कि अब तो तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे बात करने में ना। हम्म। तो ये बहुत मतलब, और वो व्यक्तिगत तौर पे उनको जाना उस तरह से ज्यादा मतलब एक तरह से ये भी है उनको देखना भी कि किस तरह से वो उस समय से लेकर इस आखिरी समय तक उनका जाना। पर मुझे लगता है कि ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम लोग उनको उनके काम से उनकी उनके व्यक्ति से जानकर एक तरह से अ, उनको ही सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, उनके होने को हमारी अपनी जिंदगियों में और उनके काम के जरिए, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी अ, एक तरह से ट्रिब्यूट है एक राइटर के लिए कि हम उनको उनके काम से और चीजों से रखें उनको। अ, मैंने आपसे आपको जिक्र कौन किया सी। वो, नहीं मैं एक बात मैं कह दूं, मैंने आपसे कल जी कल शायद कल ही बात होते हुए मैंने जिक्र किया कि मेरी पत्नी
ने विनोद जी को नहीं जी, कहा था। और जी, मतलब विनोद जी घर आए, तो उन्होंने थोड़ी देर तक तो बात-वात की, उसके बाद हाथ के इशारे से कप की ओर दिखा के कि इतनी-सी बहू, इतनी-सी चाय बना देना। तो उसको बहुत अच्छा लगा और फिर वो बैठ के सुनने लगी और सुनने के जब विनोद जी चले गए, तो उन्होंने जी, पूछा मुझसे कि उनकी कोई किताब है आपके पास? तो मैंने उनको दीवार में एक खिड़की रहती थी, दे दिया। वो पढ़ लिया और उसके बाद से मतलब जो सहजता है, वो आपके अंदर अ, मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन की तरह काम करती है। सीधे जाके लगती है, उसके लिए कोई प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। 2.5 मिनट का कम्युनिकेशन रहा होगा जिसमें 2.5 मिनट क्यों कह रहा हूँ मैं, 2.5 सेकंड का, जिसमें उँगली उठा के उन्होंने कहा कि बहू इतनी सी चाय बना देना बस। और जी। उसने सब तोड़ के रख दिया, खोल के रख दिया, मतलब आपके अंदर यह इच्छा पैदा कर दी कि आप और बेहतर जान लें और समझ लें कि क्या है, क्योंकि सुनना अच्छा लगता है और जब आप पढ़ते हैं, तो आप उसे सुनने को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली विनोद हाँ, जी तो जब को पढ़ना सुनने जैसा ही अनुभव है। आप हाँ, कभी उनको अनुभव बोल के पढ़ना तो और भी ज़्यादा नहीं पाएँगे। आपको आपको जब जब उनको आप बोल के पढ़ते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे से उसको जी भी पाते हैं, वो जो लिख रहे हैं जिस तरह से। अ, जितनी बार भी आप और विनोद जी को पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि विनोद जी जी, कहीं गए नहीं हैं, वो बात ही कर रहे हैं। क्योंकि उनका एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द बोलता है, वो अनुपस्थित हो ही नहीं सकते। जी, मैं तो ये मान के बैठा हुआ हूँ कि विनोद जी हैं, और जितनी बार आप उनकी किताब पलटेंगे, कविताएँ पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे, वो आपसे बात कर रहे होंगे। जी। किस्सा ही खत्म, मतलब हम उनकी स्मृति जैसी किसी चीज़ की बात क्यों करें, जब वो हमारे सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल वही बात है कि हाँ, और जब भी आप पढ़ेंगे तो नए-नए दृश्य वही दृश्य भी अलग-अलग तरह से बार-बार खुलते चले जाएँगे आपके सामने। और जैसा कि है कि वो भी एक अच्छी किताब जो है वो आपको पलट कर पढ़ती है। और विनोद जी की हर किताब और हर कविता में वो बात दिखलाई पड़ती है कि वो आपको उससे नए तरह से हर बार वो एंगेज करती है या आपको बाँधती है उसमें नई चीज़ें खोलती भी। तो बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए मुज़फ़्फ़र जी। हम लोग आगे भी इस बारे में बात करेंगे। उनका लिखा उनका उसको आप आगे भी पढ़ेंगे और तो जीते रहेंगे। उसको नए-नए तरह से शायद आगे भी एक तरह की निरंतरता में लोग कुछ और करेंगे उन चीज़ों को लेके। और वो इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो उसको अपने हम ख़याल लोगों के साथ साझा करिए। अपना ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।